का बहुत ही हार्दिक अभिनंदन करती हूँ इस मंच पे, और उसका मैं स्वागत करती हूँ कि वो अपना समय निकाल करके, मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि वो समय निकाल कर यहाँ पे आए। साथ साथ राजकुमार जी हैं जो आर्किटेक्ट हैं, रोहिणी से आए हैं, उनका भी मैं इस मंच पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और अगले वक्ता के रूप में मैं चंद्रभान जी को आमंत्रित करती हूँ जो एक्स असिस्टेंट लेबर कमिश्नर हैं दिल्ली गवर्नमेंट में और रोहिणी से आए हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका मंच पे स्वागत करेंगे। चंद्रभान जी, नमस्कार। श्री विजेंद्र यादव जी, प्रोफेसर रतनलाल जी और मंच पर विराजमान गणमान्य नेता, साथियों, मैं पहली बार आया हूं और कुछ लोगों के नाम नहीं जानता हूं, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं कुछ विशेष लोगों के नाम नहीं ले पाऊंगा। साथियों, आज जो ये यहाँ पर जो विषय है एसटी, एससी, ओबीसी के संगठन के बारे में और आज के जो वर्तमान जो मुद्दे हैं उनके ऊपर आज जो ना ये जो चर्चा हो रही है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो ना विषय है। और लोग बड़े बेचैन हैं कि इस देश में आज से पहले ऐसे हालात कभी पैदा नहीं हुए कि समाज को विभाजित किया जा रहा है। हमारा समाज तो पहले से ही विभाजित था, ये समाज जातियों में विभाजित था, आज भी है। और एक सीढ़ी बना रखी थी समाज में कि भाई ये यहाँ पर ये एसटी है, एससी है, ओबीसी है। तो इस प्रकार से ये विभाजन सालों से, सैकड़ों सालों से रहा और आज भी ये विभाजन जो है मौजूद है। यही एक कारण है कि एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के लोग जो लगभग सभी एक ही परिस्थिति हालात में रहते हैं और जिनको न्याय नहीं मिलता है और जो शोषण का शिकार रहे हैं और जिनको शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था, एक ही कारण है कि लोगों को बांट दिया गया है। मैं दोस्तों 40 साल से समाज सेवा और राजनीति दोनों क्षेत्रों में मैंने कार्य किया है और 10-11 साल पहले जो ना मैं रिटायर हुआ था, मैंने 1 साल पहले वीआरएस लिया था, तो काफ़ी जानकारी धन है समाज के बारे में और कई प्रदेशों में गया हूँ। तो सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है, जो समाज के अंदर सामाजिक विभाजन है, ये हमारा कारण है संगठित न होने का। और आज भी इन वर्गों के लोग सभी अपनी पहचान अलग अलग से बना कर रखते हैं, अलग अलग से पहचान बना कर रखते हैं। दलितों में भी ये पहचान, दलितों के अंदर भी है, ये पहचान ओबीसी के अंदर भी है, ये पहचान एसटी के अंदर भी है। लोग सैकड़ों संगठन बनाए बैठे हैं, लेकिन उनका नतीजा जीरो निकलता है और लोग सभी का शोषण करते हैं और हमारे साथ अन्याय करते हैं और हमारे अधिकारों का हनन होता है। बाबा साहब ने संविधान लिखा, मैं सुबह एक कार्यक्रम देख रहा था कि उसमें दलित शक्ति, दलित लोगों में कई लोग दिखाए गए, भाई अरबपति हैं और हमारे देश के अलग अलग क्षेत्रों में बड़े प्रतिभावान लोग हैं, लेकिन उनको न्याय इसलिए नहीं मिला, उनको मान सम्मान इसलिए नहीं मिला कि वो दलित समाज से हैं, वो ओबीसी समाज से हैं। तो आज जरूरत इस बात की है कि जो हमारे साथ सदियों से होता रहा
उसको यदि आज हम जो ना उसका मुकाबला करना चाहते हैं तो हमें अपनी जो जातीय पहचान है और जो अलग अलग वर्गों के आधार पर हमारी पहचान है, उस पहचान को छोड़कर जो हमारे समाज के महापुरुष हुए हैं और जितने भी हमारे समाज के महापुरुष हुए हैं उन सब में सबसे ऊपर नाम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का नाम आता है। दोस्तों, जितने भी और जो बाद में हुए हैं वो बाबा साहब की विचारधारा से, उनके विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने भी संघर्ष किया और वो भी आज जो ना समाज में लोग उनको मानते हैं या उनको पूछते हैं। लेकिन जो मेन मुख्य जो योगदान रहा वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का है। आज भी सैकड़ों देशों में बाबा साहब की प्रतिमाएं, स्टैचू लगाए गए हैं और उनको विदेशों में लोग मानते हैं कि ही इज ए नॉलेजेबल पर्सन, ही इज ए ग्लोबल मैन। कहते हैं ये दुनिया का महामानव है, ये कहते हैं विदेश के लोग। और कहते हैं कि ये वो बुद्धिजीवी है, वो ज्ञानी व्यक्ति है जिसको हम मानते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में यहाँ पर लोग आज भी कहते हैं अरे भाई ये तो दलितों का नेता है, ये दलितों का नेता है। हम भी संस्थाएं, हमने बहुत संस्थाएं चलाई, आज भी चलाते हैं। हम जहाँ रहते हैं सवर्ण लोगों के बीच में रहते हैं, जहाँ आज भी हमारे लोग हिचकिचाते हैं कि हम बाबा साहब का झंडा लेकर चलें और अपनी पहचान बताकर चलें। अभी जो ये 22 तारीख को मंदिर का उद्घाटन हुआ था, उसके बाद जो एक प्रकार का धार्मिक उन्माद पैदा किया गया, उस धार्मिक उन्माद में हमारे जो लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं और गरीब समाज के लोग हैं, उन्होंने अपने आप को अकेला महसूस किया है कि हम अकेले हैं। तो आज हम ये महसूस कर रहे हैं कि हमें संगठित होना चाहिए। हमारी आबादी कितनी है? उन लोगों की आबादी 16% आबादी है, लेकिन सत्ता के शीर्ष पर बैठे हैं, सत्ता को छोड़ना नहीं चाहते किसी भी कीमत पे। सारी संस्थाओं को कब्जा कर लिया है। चुनाव होते हैं तो वोट को जो हमारा मताधिकार है बाबा साहब ने दिया, उस मताधिकार की चोरी होती है, इसलिए सत्ता में आते हैं। बार बार जो लोग संघर्ष कर रहे हैं कि भाई ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, तो सरकार को क्या परेशानी भाई? आप जो ना ये लोग डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे जगह जगह बैठ के, आप उसमें चुनाव में पारदर्शिता हो, निष्पक्षता हो, स्वतंत्र फेयर इलेक्शन हो, तो लेकिन ये वो नहीं करना चाहते क्योंकि सत्ता इनके हाथ लगी। और ये एक बार अमित शाह ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी 50 साल तक सत्ता से बाहर नहीं जाएगी। तो ये इसी का कारण है कि ये चोरी हो रही है, बदमाशी हो रही है और हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो साथियों, मैंने जो बताया कि आप अपनी जो जातीय पहचान पर ज़्यादा ध्यान रखते हैं, उन बातों को दरकिनार कर दीजिए और एक बड़ी छाता के नीचे, छतरी के नीचे आ जाइए। सत्ता आप लोगों के हाथ में हो सकती है और यदि आप बिखरे रहेंगे तो ये 15-16% लोग हमारे ऊपर राज करेंगे। और आने वाला समय जो ना, अगर ये सत्ता में आए 2024 में, बहुत ही बुरा समय होगा। संविधान को बदला जाएगा और हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो खत्म किए जाएंगे और नौकरियां खत्म कर दी गई हैं, निजीकरण कर दिया गया है। तो साथियों, मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ संगठन का, जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, और मैं आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपनी बात रखी। समाज जरूर आपकी बातों को महत्वपूर्ण बातें थी और इन बातों को अपने ज्ञानवर्धन करेंगे, समझेंगे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या आज की स्थिति है। तो मेरी थोड़ी प्रार्थना है, मेरे जो सभागार में मेरे भाई बंधु बैठे हैं, अभी नाश्ते का समय हो गया है, स्नैक्स और टी का जो हमने
इंतजाम किया है, तो उसके लिए आप सब लोग तैयार हो जाएंगे। उसके बाद दूसरे चरण में हम कार्यक्रम को शुरू करेंगे। एक बात कहना चाहती हूँ, कोई भी साथी जो भी मंच से बात रखेंगे, प्लीज़ दलित शब्द का प्रयोग ना करें और एक हिंदुस्तान शब्द ना कहें। हम भारतवासी हैं, हम भारत के लोग हैं। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी वक्ता यहाँ रहेंगे, कोई दलित शब्द का प्रयोग ना करें और हिंदुस्तान शब्द ना कहें। हम भारतवासी हैं। धन्यवाद। बोल दिया जाएगा। हमारे बीच RWA प्रेसिडेंट एवं कुशवाहा समाज के महासचिव श्री कामता प्रसाद सिंह जी आए हुए हैं। उनका मैं इस मंच से स्वागत करती हूँ। हमारे बीच आदर्श परिवार NGO के अध्यक्ष श्री राजू अतिउल्ला जी आए हैं और एडवोकेट भी हैं, और वो साथ साथ किरारी से एक बस भी लेकर आए हैं। मैं आपका इस मंच से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और स्वागत करती हूँ और अनुरोध करती हूँ कि आप मंच पे आएँ और दो शब्द बोलें। मेरे जितने भी भाई बहन यहाँ बैठे हैं,